गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर कान्हा जतोई। आई होप यू ऑल आर वेल। सो गाइज, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है। फिजियोलॉजी का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, गाइटन एंड हॉल का चैप्टर नंबर 2, द सेल एंड इट्स फंक्शन फिजियोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसलिए क्योंकि ये आपकी जेनेटिक्स की बेस रखेगा। जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, यूनिट 1 का जो नेक्स्ट चैप्टर है जीन्स से रिलेटेड, जिसमें जेनेटिक कंट्रोल को डिस्क्राइब किया गया है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो उसकी बेस रखने के लिए सेल के प्रोटीन और सेल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, फिजिकल जो भी स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनील्स हैं, उनका पढ़ना, उनके बारे में आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। आई नो ये चीज़ें आप लोग इंटरमीडिएट में पढ़ते हुए आए हैं, तो इसलिए अब आप लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होगी। और मेरा मकसद ये होता है कि मैं आपको हर चीज़ को ईजीली डिस्क्राइब करूं ताकि वो एक कॉन्सेप्ट्स के साथ आप लोगों को मेमोरी में आपको मेमोराइज हो सके, ताकि जब भी आपके पास वो पॉइंट्स आए तो आपको पता हो कि मैंने ये किस टर्मिनोलॉजी में पढ़ा था, उस वक्त मेरा पॉइंट क्या था, उस वक्त गाइटन ने इसे कैसे डिस्क्राइब किया था और गाइटन का डिस्क्रिप्शन का वे क्या था। सो जो लेक्चर नंबर 4 हम लोग ने डिस्कस किया था, उसमें हम लोग बेसिकली सेल मेम्ब्रेन के बारे में और जो मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स थे सेल के, उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो कल के लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन की बात हो चुकी थी। जो लेक्चर नंबर 4 है उसमें सेल मेम्ब्रेन की बात, सेल मेम्ब्रेन की डिस्कशन हो चुकी है। सो आज हम सेल मेम्ब्रेन को ही कंटिन्यू करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन की जो कल हम डिस्कशन कर रहे थे उससे ही हम लोग आगे डिस्क्राइब करते जाएंगे, ताकि आप लोगों के लिए ये जो लेक्चर्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, सेल मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। बायोकेमिस्ट्री में या फिर फिजियो में आपसे सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड लाजमी क्वेश्चन किया जाता है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हो या फिर जो आप लोग करते हो जब आप लोग बायोकेमिस्ट्री में, तो बेसिकली मुझे लगता है कि ये सीक्वेंस क्वेश्चंस में आता है। और अगर आपकी फिजियो अच्छी होगी सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड, तो जब हम लोग बायोकेमिस्ट्री सेल मेम्ब्रेन की करेंगे तो उस वक्त आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आज के लेक्चर में मैंने थोड़े से उनको केमिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो बेसिक है, वो चीज़ें भी डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को वो सारी चीज़ें फिजियो, जब भी आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो फिजियो का लेक्चर आपका बहुत अच्छे से क्लियर होगा, तो बायोकेमिस्ट्री में भी आपको सेल मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। सो क्योंकि हम सेल मेम्ब्रेन को आज प्रॉपरली डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रीवियस लेक्चर में ये स्लाइड डिस्कस हो चुकी है, बट एक आपका फ्लो बनाने के लिए, ताकि आप लोगों को पता चले कि सेल मेम्ब्रेन बेसिकली उसका एक ओवरव्यू हम कल के लेक्चर का भी थोड़ा सा दे देते हैं, उसके अंदर ऐड करना बहुत ज़रूरी है लास्ट की स्लाइड्स को, ताकि आपके प्रॉपर कॉन्सेप्ट बन सके। सो गाइस, कल ये डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर नंबर 4 में कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कभी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात हो रही हो तो ये मत समझिएगा कि ये किसी और मेम्ब्रेन की बात करें, बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ के नाम है। उसके अलावा क्या हमने कहा था कि ये थिन और इलास्टिक स्ट्रक्चर्स को कवर करती है। इसकी जो थिकनेस है वो 7.5 से 10 नैनोमीटर थिक होती है। सो जो भी वैल्यूज़ हैं गाइटन में दी गई हैं, वो वैल्यूज़ जो होती हैं वो फाइनल वैल्यूज़ होती हैं। आप अगर कोई और भी बुक, रेफरेंस बुक के तौर पर आप लोग कोई और बुक पढ़ते हो, लाइक जेपी या फिर फरदौस वगैरह, तो उनके भी लेक्चर्स में अपलोड करूँगी। सो उनकी वैल्यूज़ जो होती हैं वो करेक्ट नहीं होती। हमेशा रेफरेंस पॉइंट के तौर पर जो मेन वैल्यूज़ ली जाती है वो गाइटन की ली जाती है। तो जो भी वैल्यूज़ आए वो आप लोगों के लिए गाइटन की ही बेस्ट वैल्यूज़ होती हैं। देन ये कंपोज होती है लिपिड्स एंड प्रोटीन्स से। तो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बात क्यों बेसिकली की जाती है बार बार, वो सारी चीज़ें लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस हो चुकी हैं कि सेल मेम्ब्रेन में तो दूसरे भी सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन बार बार लिपिड्स और प्रोटीन की बात क्यों होती है। तो ये सारी डिस्कशन लेक्चर नंबर 4 में हो चुकी है, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग चलते हैं कंपोजिशन। आप लोगों ने पढ़ लिया था कि 55% हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स 25% हैं, कोलेस्ट्रॉल 13% है, अदर लिपिड्स 4% है, एंड कार्बोहाइड्रेट जो है वो 3% है। तो ये सारी वैल्यूज गाइटन में एज इट इज एक्सप्लेन की गई हैं। तो सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के बारे में आपसे अगर पूछें तो परसेंटेजेस, इनको एग्जैक्ट परसेंटेजेस को याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप मुझे प्रोटीन के एग्जैक्ट बता दें, बट क्योंकि आप लेक्चर पढ़ ही रहे हो तो आपको पता है कि यहाँ पे जो मेन है चीज़ें वो आप लोगों को मेमोरी में फीड हो जानी चाहिए। लाइक प्रोटीन की ज़्यादा कंपोजिशन होती है, प्रोटीन्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है, तो आपको पता है कि 55% होता है। इस तरीके से आपको लिपिड्स की बात होती है तो आपको पता है कि भाई फोस्फोलिपिड्स की बात होती है तो वो 25% होता है। सिंपल लिपिड्स की बात करें तो 4% होता है। अच्छा, यहाँ पे लिपिड्स लिखे गए हैं अदर लिपिड्स मीन्स कि न्यूट्रल लिपिड्स के बारे में बात हो रही होगी। सो न्यूट्रल लिपिड्स के बारे में आप लोगों से, या फिर नेचुरल लिपिड्स के बाद में भी डिस्कशन हो गई है, चैप्टर नंबर 1 में ही डिस्कशन हुई थी। सो ये कुछ इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है,
मेन आपको बस ये याद हो कि प्रोटीन और लिपिड्स की कंपोजिशन इसकी हाई होती है, उनकी परसेंटेजेस हाई होती हैं इसकी कंपोजिशन में। उसका बेसिक रीजन लेक्चर नंबर 4 में डिस्कस हो चुका है। देन हम बात करते हैं दिस सेल मेम्ब्रेन इम्पीड्स वाटर पेनिट्रेशन। सो गाइज, इसकी हेडिंग से आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। मतलब ये है कि ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है ये बेसिकली एक लिपिड्स की बनी हुई होती है और ये एक ऐसा बैरियर होता है जो कि वाटर को इनसाइड दी सेल जाने से रोकता है या फिर सेल के स्ट्रक्चर जो दूसरे उसके पार्ट्स हैं उनको डैमेज करने से रोकता है। क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने ये चीज़ें डिस्क्राइब कर दी हैं पहले भी लास्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 और 3 में, कि सेल मेम्ब्रेन का बेसिकली यही काम होता है कि वो वाटर को जो है वो पेनिट्रेट होने से रोके। उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हर कंपार्टमेंट में एक वाटर की रेगुलेटरी होती है, ठीक है। अगर वाटर सेल में ज़्यादा हो जाएगा तो सेल ब्रस्ट हो जाएगा, तो सेल के ब्रस्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं बेसिकली एक बैरियर प्रोवाइड करता है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि गाइटन ने किस तरीके से इन तमाम चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। सो सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड्स बाइलेयर, ठीक है। आप लोगों को यूजुअली ये बात पता होगी, आप लोगों ने इंटरमीडिएट लेवल में जब सेल मेम्ब्रेन पढ़ी होगी तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू होगा, लेकिन गाइटन ने इसे यहाँ पे एक्सप्लेन इस तरीके से किया है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड्स की बाइलेयर होती है, ठीक है। ये मतलब 2 लेयर्स होती हैं लिपिड्स के। इनमें से एक लेयर जो होती है वो हमारे पास थिन होती है और दूसरी जो लेयर होती है वो थिक होती है। अच्छा, इस लेयर में ना हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। अब प्रोटीन्स और लिपिड्स की बात डिस्कस हो चुकी है लेक्चर 4 में, क्योंकि क्यों बार बार लिपिड्स और प्रोटीन्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर्स है वो मेनली लिपिड्स और प्रोटीन पे बेस्ड कर रहा है। मीन्स कि सेल मेम्ब्रेन जो है एक तो वो लिपिड्स बाय लेयर की बनी हुई होती है, मतलब लिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं और उसके अंदर हमारे पास ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। एक्चुअली इन प्रोटीन्स का काम यही है कि ये एक पाथवे प्रोवाइड करेंगे, जो भी हमारे पास बेसिक्स कुछ स्पेशल जो सब्सटेंसेज होंगे उनको सेल में पास करवाने के लिए उनको अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूवमेंट में ये प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास हेल्प करेंगे। या फिर आप इस तरीके से ले सकते हैं कि जब आप फैसिलेटेड डिफ्यूजन पढ़ते हैं, लाइक इंटरमीडिएट लेवल में भी आप लोगों ने फैसिलेटेड डिफ्यूजन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, इस चैप्टर में भी आगे डिस्क्राइब की जाएंगे ये सारी टर्म्स। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास चैनल प्रोटीन्स होते हैं जो कि कुछ सब्सटेंसेस को अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन मूव करवाने में हेल्प देते हैं। तो इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो हमारे पास इम्पोज्ड होते हैं ताकि कुछ स्पेशल जो सब्सटेंसेस हैं उन्हें सेल के अक्रॉस, सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव कराया जा सके सेल के अंदर। सो ये एक ओवरव्यू है जो गाइटर ने दिया है, वेल एक्सप्लेन ओवरव्यू है कि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो लिपिड बाइलेयर होती है। थिन डबल लेयर फिल्म्स ऑफ द लिपिड्स, ये थिन डबल लेयर फिल्म्स होती हैं, लेकिन इनमें से एक जो लेयर होती है वो थिक होती है। और इन दिस लिपिड लेयर ग्लोबुलर प्रोटीन्स आर इमर्ज, और यहाँ पे जो है ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो होते हैं वो प्रोवाइड होते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर, इम्पोज हुए हुए होते हैं ताकि एक प्रोवाइड कर सकें वो कुछ सब्सटेंसेस को पाथवे प्रोवाइड कर सके। देन आगे इसी चीज़ को गाइडर ने डिस्क्राइब किया है कि द बेसिक लिपिड लेयर इज कंपोज ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड्स की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बायोकेमिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे क्योंकि ये केमिकल लैंग्वेज की तरफ चला जाएगा तो गाइडर ने सिर्फ यही चीज़ें डिस्क्राइब की हैं जो फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, जो फिजियोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली फिजियोलॉजी में आपका जो मेन पॉइंट होता है फंक्शंस को पढ़ते हैं। सो केमिकली जो इसका पर्सपेक्टिव है वो बायोकेमिस्ट्री में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, बट जो गाइडर ने डिस्क्राइब किया वो यही है कि बेसिक जो लिपिड की लेयर होती है वो कंपोज होती है फॉस्फोलिपिड से। one end of each phospholipid is hydrophilic and the other end is hydrophobic. The hydrophilic end soluble in water, hydrophobic and soluble only in fats. So गाइज यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक आप लोगों के लिए न्यू टर्म्स होंगी। एक्चुअली हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि वाटर लविंग हो, मीन्स कि वाटर में सॉल्युबल हो। नॉर्मली हम लोग यूज़ करते हैं हाइड्रोफिलिक के लिए दैट सब्सटेंस विच इज़ वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक वो सब्सटेंस जो कि वाटर से डरता हो, मीन्स से जिसके पास फेयर ऑफ वाटर हो। तो हाइड्रोफोबिक के लिए हमेशा फेयर ऑफ वाटर वाली टर्म्स यूज़ होती है, मीन्स कि ये सब्सटेंसेस वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। सो फॉस्फोलिपिड्स की जो ये लेयर बनी हुई होती है, बेसिक लिपिड लेयर होती है, वो फॉस्फोलिपिड्स की होती है। और फॉस्फोलिपिड्स के भी 2 एंड होते हैं, एक एंड होता है जो वाटर में सॉल्युबल होता है और दूसरा एंड होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता। मैं आगे आपको पूरी डायग्राम से बताऊंगी कि ये किस तरीके से लेयर्स की बात कर रहे हैं।
सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर स्ट्रक्चर आ जाए सेल मेम्ब्रेन का फिजियोलॉजी में लिखने के लिए। सो आप स्टार्टिंग की स्लाइड से लेके अब तक की स्लाइड्स लिख सकते हैं ताकि वहाँ पे आपको पता चले कि बेसिकली सवाल एग्जामिनर कर क्या रहा है और क्या कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। देन हमारे पास है फॉस्फेट एंड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स इज हाइड्रोफिलिक। हमने जैसे कहा कि इसका जो फॉस्फेट एंड है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक होता है एंड द फैटी एसिड पोर्शन इज हाइड्रोफोबिक। एक्चुअली यहाँ पे डायग्राम भी शो की गई है। सो इस डायग्राम में भी आप लोग देखें कि हमारे पास ये जो लेयर है ये हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की लेयर्स हैं, ठीक है। अब इनका जो हेड होता है और एक टेल होती है, जो सराउंड करके है वो हमारे पास क्या है, हेड है, ठीक है। और जो हमारे पास रॉड की तरह से स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास उसकी टेल्स हैं, ठीक है। अब फॉस्फेट हेड जो है हमारे पास वो बेसिकली हाइड्रोफिलिक है, मीन्स के वाटर लविंग है, वो वाटर में सॉल्युबल होता है, उसके इर्द गिर्द हमें वाटर मिलेगा। और हमारे पास जो फैटी एसिड का पोर्शन है जो बेसिकली उसकी टेल है, ठीक है, वो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोफोबिक है, मीन्स कि सिर्फ वो फैटी एसिड्स में को डिजोल्व करेगी, ठीक है। सो जो हेड का पोर्शन है वो हमारे पास वाटर की सराउंडिंग्स में होगा। जो हमारे पास फ्लूइड्स होता है इंट्रासेलुलर और जो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स है वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन का ये पोर्शन पाया जाएगा। और वो जगह जहाँ पे सिर्फ हमारे पास फैट्स होंगे वहाँ पे हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स पाई जाएंगी। तो ये इस तरीके से जो दो आपको डायग्राम या आपको नीचे जो ब्लू कलर के शेड दिए गए हैं वहाँ पे एक डायग्राम बाय लेयर की तौर पे बनाई गई है। सो ये बेसिकली ये अरेंजमेंट होती है फॉस्फोलिपिड्स की। सो इसको एक्सप्लेन किया है। अच्छा, ये हेड टेल वाला कॉन्सेप्ट तो आपसे वो लोग पूछेंगे बायोकेमिस्ट्री में, बट आप याद रखिएगा कि फॉस्फोलिपिड्स का जो हमारे पास ये जो फॉस्फोलिपिड्स जो बेसिकली जिसकी सेल मेम्ब्रेन कंपोज हुई होती है उसका जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और उसका जो टेल्स हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखने चाहिए, मे बी ये कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएं। देन ये पूरी डायग्राम है जो मैंने आपको बता दी कि इसका हेड जो है वो अट्रैक्टेड टू वाटर होगा क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, और इसकी टेल जो होगी वो रिपेल बाय वाटर, मीन्स के वाटर को जो है उसमें वाटर सॉल्युबल नहीं होगा, ठीक है। सो ये इस तरीके से इनकी अरेंजमेंट होती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। Then hydrophobic portion of phospholipids molecule have a neutral tendency to attract each other in the middle of the membrane। जो हाइड्रोफोबिक जो हमारे पास पोर्शन होता है उसके पास इतनी अट्रैक्शन होती है कि वो अपने मेम्ब्रेन को, मीन्स के जो लेयर्स हैं उनको आपस में अट्रैक्ट करके रखता है। दोनों लेयर्स हैं क्योंकि बाय लिपिड्स की लेयर होती है, तो मीन्स कि एक तरीके से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। द हाइड्रोफिलिक फॉस्फेट पोर्शन देन कंस्टिट्यूट द टू सरफेसेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो हाइड्रोफिलिक पोर्शन है हमारे पास वो क्या करता है, दो सरफेसेस सेल मेम्ब्रेन की बनाता है। इंट्रासेलुलर वाटर इनसाइड द मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रासेलुलर वाटर आउटसाइड द मेम्ब्रेन। मतलब कि वो इस तरीके से अरेंज्ड होगा हमारे पास, जो उसका हेड होगा, जो हमारे पास हेड है जिसे हम लोग हाइड्रोफिलिक कह रहे हैं, वो इस तरीके से अरेंज होगा, वो लेयर्स इस तरीके से आपस में अरेंज होगी कि उनके अंदर जो है हमारे पास लेयर्स इस तरीके से आपस में अरेंज होगी कि उनके अंदर जो है हमारे पास इंट्रासेलुलर वाटर होगा और आउटसाइड हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर होगा। सो ये डीप में उसकी सिर्फ कंपोजिशन बता रहे हैं, आपसे इतना कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। देन हमारे पास क्या है, द lipid layer in the middle of the membrane is impermeable to usually water soluble substances। अब जो लिपिड लेयर है वो बेसिकली बीच में से, मीन्स के मिडल में वो इम्परमेबल होती है वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस के लिए। क्यों? क्योंकि बेसिकली उसका जो हेड था हमारे पास लिपिड मेम्ब्रेन का, सिर्फ वो वाटर को सॉल्युबल कर रहा है, लेकिन मिड में उसका जो मिडल पोर्शन है वो उन सब्सटेंसेस को वाटर सॉल्युबल जो सब्सटेंसेस हैं वो इम्परमिएबल होंगे, मतलब उनको पास नहीं करने देगा। उसमें जैसे ग्लूकोज और यूरिया, बेसिकली ग्लूकोज और यूरिया जो है मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते बिकॉज वो लिपिड सॉल्युबल नहीं है, वो हमारे पास वो वाटर सॉल्युबल नहीं है, वाटर सॉल्युबल नहीं है, इस वजह से मिडल में यूजुअली वो इम्परमिएबल होता है। देन हमारे पास है कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल इन मेम्ब्रेन आर ऑल्सो। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने ये वाली हेडिंग पढ़ ली कि हमारे पास जो मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर हमारे पास जो है वो वाटर सॉल्युबल जो भी सब्सटेंसेस हैं उनको इम्परमिएबल रखती है, मीन्स कि वो बेसिकली वहाँ से पास नहीं हो सकते। तो ग्लूकोज और हम यूरिया जो है इसे हाईलाइट किया है गाइटर ने कि ये दो ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो कि बेसिकली मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन से पास नहीं हो सकते। देन उसके बाद हमें बताया है कन्वर्सली फैट सॉल्युबल सब्सटेंस कैन पेनिट्रेट द पोर्शन
और जो फैट सॉल्युबल सब्सटेंसेज हैं वो बेसिकली मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट हो जाते हैं। उनमें हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल है। सो इन पे सवाल आ सकता है कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेज हैं जो मिडल ऑफ द मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट हो सकते हैं। तो यूरिया और ग्लूकोज याद रखिएगा कि वो सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट नहीं हो सकता, उसके पास नहीं हो सकती, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, ऑक्सीजन हो गई और अल्कोहल ये लिपिड सॉल्युबल है, फैट सॉल्युबल है। सो ये बेसिकली जो है वहां से पास हो सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकते हैं मिडिल ऑफ दी मेम्ब्रेन से। देन उसके बाद हम लोग कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं। जब हम लोग कंपोजिशन पढ़ते हैं लिपिड्स बाय लेयर, जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, जब हम उसकी कंपोजिशन पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि उसमें कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स इन द मेम्ब्रेन आर ऑल्सो लिपिड सॉल्युबल, वो भी बेसिकली लिपिड सॉल्युबल्स होते हैं। बिकॉज देयर स्टेरॉइड न्यूक्लियस इज फैट सॉल्युबल कोलेस्ट्रॉल फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, एक्चुअली अगर हम कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल भी कंपोजिशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन में होता है। आप लोग जब कंपोजिशन आप लोगों को जो रेंज दी गई है तो उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है। सो कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्यों होता है, कोलेस्ट्रॉल भी लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल है। उसके स्टेरॉइड जो न्यूक्लियस होता है वो फैट सॉल्युबल होता है या लिपिड सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से वो एज अ पार्ट है लिपिड बाइलेयर का। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो फ्लूइडिटी, जो हमारे पास जो फ्लूइड मौजूद होता है सेल मेम्ब्रेन का, उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है, इस वजह से कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा, अब पूछेंगे कोलेस्ट्रॉल का स्टेरॉइड न्यूक्लियस, उसके बारे में यहाँ पे क्या डिस्कशन है। अब तो कोलेस्ट्रॉल का वैसे कोलेस्ट्रॉल के बायोकेमिस्ट्री में एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि वो बायोकेमिकल टर्मिनोलॉजी है। बट उसको थोड़ा सा आप लोगों को समझाने के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे हमारे पास ABCD, ठीक है, 4 आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर बना हुआ। यहाँ पे जो ABCD ही स्ट्रक्चर है ये बेसिकली न्यूक्लियस कहलाता है। इसे हम लोग स्टेरॉइड न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि हमारे पास फैट सॉल्युबल है और ऊपर हमारे पास एक हाइड्रोकार्बन की चेन होती है। सो ये जो न्यूक्लियस होता है बेसिकली ये फैट सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये हमारे पास जो लिपिड बाइलेयर है उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी एक कंस्टिट्यूट होता है। कोलेस्ट्रॉल भी जो है हमारी सेल मेम्ब्रेन को कंपोजिशन, सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में हेल्पफुल होता है, क्योंकि हमें सिर्फ वहाँ पे लिपिड बाइलेयर चाहिए होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं जो कि वाटर को सेल में पेनिट्रेट होने से प्रिवेंट करें। तो इस वजह से हमारे पास ये कोलेस्ट्रॉल भी एक बैरियर प्रोवाइड करता है। सो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन की बेसिक्स थी कि किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन को गाइडेंस डिस्क्राइब किया कंपोजिशन से लेके। उसके बाद हम लोगों ने सब्सटेंसेस पढ़े, देन हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर पढ़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, देन ये कोलेस्ट्रॉल है। इसके बाद गाइस हम जो पढ़ेंगे बेसिकली लेक्चर नंबर 6 में, उसके अंदर प्रोटीन्स का रोल है। एक्चुअली इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स ये किस तरीके से सेल मेम्ब्रेन के अंदर अरेंज किए गए हैं, वो सारी डिस्कशन हमारे पास नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 6 है, उसमें होगी। सो आज का लेक्चर जो है यहीं पे एंड होता है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। सेल मेम्ब्रेन के लेक्चर इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि इसका रोल बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी दोनों में ही पूछा जाता है आप लोगों से। सो आई गेस लेक्चर नंबर 3 से लेके लेक्चर नंबर 5 तक आप लोग इसे एक बार रिव्यू दे दीजिएगा, ताकि आप लोगों का जो लेक्चर नंबर 6 है वो आप लोगों का मेन लेक्चर है, उसमें प्रोटीन की डिस्कशन होगी, जो कि हमारे पास कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन में इम्पोज किए जाते हैं, ताकि इजीली आप लोगों का सेल मेम्ब्रेन का जो टॉपिक है वो कवर हो जाए। सो आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।